वेलकम बैक साथियों। टारगेट डिफेंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका होस्ट अमित सर आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आप लोगों के कल से पेपर एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जो कि आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग मेरे यहाँ से भी पढ़ रहे थे, कुछ लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे, जैसे भी पढ़ रहे थे सारे लोगों ने अच्छी तैयारी की है। बशर्ते आपको एक चीज ध्यान में लेकर चलना है सबसे ज्यादा, कि जो मैंने पढ़ा है वो सही पढ़ा है। ठीक है, दूसरी बात, जो मैंने पढ़ा उससे बाहर जाएगा नहीं। पहले ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अब आप ये प्रेशर लेके जाएंगे कि मैंने ये चीज तो पढ़ ली है, ये चीज मेरा कमजोर है। अगर आप ये सोच के जाएंगे तो आपको बसंते आपको एग्जाम में डर लगेगा ही लगेगा। आप एकदम तैयार होकर डट के जाइए। आपको ये सोच के चलना है कि जो मैंने पढ़ा है वो उसी में से पेपर आना है। ठीक है, कहीं बाहर से पेपर नहीं आएगा। दूसरी बात, आपको ये समझना है कि जो पढ़ा था वो तो बेस्ट है ही है, पर मैं जो देखने जा रहा हूँ पेपर वो मेरा बहुत अच्छा जाना है, तभी आपका पेपर अच्छा जा सकता है। नहीं तो आप अगर सोच के चल रहे हैं कि नहीं मैंने हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी रह गई, ठीक है, मैंने मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग रह गई, अगर मैंने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया तो मैं ये रह गया, मेरा वो रह गया, वो सोच के नहीं चलना है। बसंती आपको ये सोच के चलना है कि जो मैंने पढ़ा है वो मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ, और जो मैं क्वेश्चन आएंगे मेरे पास मैं उनको सॉल्व कर लूंगा। क्योंकि अगर आप ये सोच के चलते हैं मेरा पहले पेपर हो गया, उनका 10 दिन बाद में, उनका 5 दिन बाद में, मेरा पहले पड़ गया, तो उससे आप कुछ नहीं कर पाओगे। सही बात, एक दो दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आपने जो तैयारी की है उसी हिसाब से चलना है। ठीक है, पर मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताने जा रहा हूँ जिससे क्या होगा कि आप अगर पेपर देने जाते हो तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्या बेनिफिट होने वाला है? बहुत सारी चीजें जो हम भूल जाते हैं वो सारी चीजें हम आपको एक बार रिवीजन कराना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो बहुत ज्यादा कारगर आपके लिए साबित होने वाली है। ठीक है, ये क्लास हमारी। सबसे पहले जैसे मैंने अगर बोला है रीजनिंग, अब हमें पता है कि रीजनिंग में तो क्वेश्चन टोटल कितने आने हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं बशर्ते। और आपको एक चीज और ध्यान देना है कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी दाया और बाया कंफ्यूज हो जाते हैं पेपरों में। तो उस चीज को आपको एक ध्यान रखना है कि दाया और बाया में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस हाथ से हम लोग लिखते हैं, जैसे मेरे हाथ में कला बना है तो ये हमारा दाया हाथ है, और जो ये वाला कौन सा बाया हाथ है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है जिसमें कलाया बना हुआ है जिससे हम लिखते हैं वो दाया है। ठीक है, और जिसमें हम दूसरा बाया हाथ है। क्योंकि क्वेश्चन में आप गलतियां करोगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे मान डायरेक्शन से आ गया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आया कि राम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़कर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर बायां मुड़ा 2 किलोमीटर गया। अब वह किस दिशा की ओर है? अब वह किस दिशा की ओर है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्शन से। अब आपको ये परेशानी हो जाएगी, पहला तो बहुत से लोगों को क्या परेशानी होती है तो डायरेक्शन के समझ में नहीं आता दिशा कौन कौन सी दिशा है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा ये ध्यान रखना, ऐसे पूल लेना और इस तरफ की दिशा रख लेना पूर्व, इसके पीछे वाली क्या हो जाएगी पश्चिम, इसके ऊपर वाली उत्तर और नीचे वाली दक्षिण। थोड़ा सा बस ये आपको ग्राफ ध्यान रख लेना है, बस इससे ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? जैसे मैंने बोला राम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर गया। अब पूर्व दिशा मुझे पता है ये वाली दिशा है, तो मैं पूर्व में 5 किलोमीटर चला देता हूं राम को। ठीक है, अब जैसे कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, आपके पास पेज रहेगा, आप पेज को घुमा सकते हो। ठीक है, तीर की तरफ अपना मुंह रख लेना और अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला राम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर गया। ठीक है, गया। अब उसने बोला यह दाईं ओर मुड़ा। अगर मैं इधर को ऐसे जाऊंगा तो मेरा दाया कौन सा हुआ? ये वाला। और ये वाला दाया कौन सी नीचे तरफ आ रहा है, तो मैं दाया चलाऊंगा कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। ठीक है, अब मैंने दाया 2 किलोमीटर चला दिया। उसने बोला अब हुआ है फिर से दाएं मुड़कर, मतलब दाएं तो गया 2 किलोमीटर गया, फिर बायां मुड़ा। अब मैं इधर को जैसे तीर की दिशा में जाऊं ऐसे, तो मेरा बायां ये वाला हाथ होगा। तो बायां कितना किलोमीटर गया? 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर में चला दिया। अब उसने बोला उसका मुंह किस दिशा की ओर। अगर मैं बोलूंगा सीधा इसी का पूछ रहा है तो ये पूरा पूर्व में ही होगा हमारा, क्योंकि ये वाला तीर हमारा पूर्व को बता रहा है। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में। ठीक है, दूसरा, ये तो आपका डायरेक्शन का हो गया। मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको, बस ज्यादा कुछ नहीं, आपने सब पढ़ा है। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसको देख लो तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगी, आपको दिमाग में रहेगी वो चीज।
जैसे दूसरा टॉपिक मान के चला मैंने कि ये तो रीडिंग का हो गया, दूसरा मान चलो सीरीज, सबसे ज्यादा सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग आपको क्वेश्चन मिल ही मिलने हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग के लिए आप सबसे बढ़िया एबीसीडी वगैरह आपको ध्यान होंगी, क्योंकि आपकी नंबरिंग आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप सबसे पहले एक काम कर लेना, आपको जैसे ही सीट मिलती है और पेपर शुरू होने से पहले मिल जाती है, ठीक है, उसमें फटाफट एबीसीडी लिख लेना, फटाफट उनकी नंबरिंग कर लेना, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको उसी में देख देख के आपको आंसर बना सकते हो। अगर नहीं याद है, वैसे तो याद होनी चाहिए क्योंकि आपने तैयारी की है तो वो सभी को याद होती है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो टाइम ज्यादा निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा सीरीज, सीरीज में आपको जैसे कोई सवाल आया 2 4 6 8, अगली संख्या क्या होगी, जैसे आया 4 6 8 15 12, मतलब कुछ भी आ सकता है एनीबॉडी। तो आपको सबसे पहले तो मैं नंबरिंग बहुत ज्यादा डिफरेंस देखना है, सबसे ज्यादा मेन बात है कि आपको उनमें डिफरेंस चेक करना है। अगर आपने ये डिफरेंस चेक कर लिया तो आपको पता जानकारी मिल जाएगी कि इसमें क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज हमें डिफरेंस से पता पड़ेगी। आप इनमें डिफरेंस निकाल के कर सकते हो। अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, ए सी डी ई एफ, तो जिनकी नंबरिंग आप करोगे 1 3 4 5 6, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंस हो रहा है, तो हम वैसे इनको भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग वगैरह हो गई, सीरीज हो गई, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है, जिससे आपको ये समझ में आएगी क्या से पेपर होना है, क्या होना है, ठीक है। आपकी ये तो चीज हो गई, समझ में आ गई। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि जैसे मैथ, सबसे पहले आपको पेपर देने से पहले एक चीज ध्यान रखना है, पहले तो सबसे पहले क्या है कि आपका जो पेपर है वो कितने 4 चरण में मान सकते हैं, मतलब 4 टॉपिक है जो भी मेन है, जैसे कि जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, ठीक है। अब 1 घंटे का टाइम है, 60 मिनट का है, 50 क्वेश्चन है। पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट कीजिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, आपका सबसे ज्यादा अच्छा हो। जैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कौन सा करना है, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। अगर आपका जीके बहुत अच्छा है, जीके को पहले करो, साइंस अच्छा है, साइंस पहले करो, मैथ अच्छा है, मैथ पहले करो, रीजनिंग अच्छा है, रीजनिंग पहले करो। अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं, अगर मैं अपना बताऊं आपको, तो मैं सबसे पहले तो जीके और साइंस को निपटाऊंगा, क्योंकि मैं इनको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। मैं इनको, जैसे मान चलो मेरे पास 60 मिनट है, तो मैं इनको 20 मिनट 25 मिनट में इन दोनों को 25 मिनट में निपटा दूंगा, 25 में 30 में मान लो, चलो अगर लग रहा है 30 मिनट निपटा दो, 30 में क्वेश्चन 30 हो जाएंगे, ठीक है। अब बचे 30 मिनट, 30 मिनट में मेरे पास क्या करने हुए 20 क्वेश्चन, जो कि मैथ और रीजनिंग के। अगर आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करते हो, थोड़ा टाइम लेकर भी सोल्व करते हो, तो आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के चांस ऑटोमेटिक ही डबल हो जाएंगे। ये तो आप ध्यान रखो, क्योंकि हो सकता है कभी जीके वगैरह साइंस से कभी आपसे नहीं भी बन सकता। अगर आपने मैथ को प्रॉपर लगा दिया तो पूरे पूरे नंबर मैथ और रीजनिंग के, ठीक है। बाकी जीके साइंस जो भी पढ़ा है मेरे से उसको पता होगा क्या कैसे, ठीक है, ये तो आपको मैंने बता चुका हूँ। अब आ जाओ, ये तो पेपर का था, अब आ जाओ जीके और साइंस में। साइंस में सबसे ज्यादा मैंने देखा है क्वेश्चन सेल वगैरह है, सेल से आते हैं, ठीक है। प्रोटीन हो गए, ठीक है, प्रोटीन के बाद क्या आ गया, विटामिन आ गया, ठीक है, विटामिन। और सीधे बेसिक क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं बायोलॉजी बात करूँ तो प्रोटीन, विटामिन और आविष्कार, इन्वेंशन, ठीक है, ये सारी चीजें। करंट अफेयर में देखा जाए तो अवार्ड वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सब लोग सभी चीजों को आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। जैसे मान के चलो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, जैसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो पहले तो मैंने पूछा भारत का सर्वोच्च सम्मान, तो सर्वोच्च सम्मान का मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा सम्मान। तो इसमें मैंने सर्वोच्च की बात की है, तो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा तो सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दूं कि भारत का सबसे ज्यादा, यानी भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है, मैंने बोला भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है, तो क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे चेंजमेंट हुआ है। क्या हुआ है, मैंने सर्वोच्च शौर्य सम्मान बोला है, यानी ये परमवीर चक्र की बात हो रही है। तो आप वहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन को ब्रीफ में पढ़ना, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना, कहीं डर के शौर्य की जगह कुछ और, उसकी जगह ये मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। मैं आपको इसीलिए आज क्लास लेने का मेरा यही कारण है कि आप लोग गलतियां क्या करते हो, हम लोगों ने भी करते थे,
इसलिए मैं आपको अपनी गलतियों से ही बता रहा हूँ कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। ठीक है। दूसरा, जैसे विटामिन वगैरह है, तो विटामिन वगैरह में तो आपको मैंने बता चुका हूँ वैसे भी, ये विटामिन जैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सीधा विटामिन आविष्कार किसने किया, खोज किसने की, तो किसने की थी, फंक ने की थी। ठीक है। विटामिन कौन कौन सी होती है, ABCD सबसे ज्यादा हमारा पूछी जाती है, वैसे तो बहुत सारी होती है। ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी, जैसे बी और सी है। वसा में घुलनशील विटामिन के, E, D है। ठीक है। विटामिन ए खोज किसने की, मैकलन ने की। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हमें पता है कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, ये सारे टॉपिक मैं पहले से कवर करा चुका हूँ। ठीक है। अगर आप भी करके जाते तो आपको भी फायदा होगी। ठीक है। ये सारी चीजें हुई साइंस वगैरह में, जो टॉपिक थे मैंने ज्यादातर कवर करा दिए, और बाकी टॉपिक आप दिमाग में रख के और क्वेश्चन को बनाने की अपन को रणनीति बनानी है वहां पर। ठीक है। जो भी क्वेश्चन, आप सबसे पहले ये भी पता कर लें कि डेस्क पे बैठ के कहीं माइनस मार्किंग है या नहीं है, वो सारी चीजें आप उसमें निर्देश में पढ़ लेना क्लियरिटी के साथ। ठीक है। तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कांटेक्ट करके बताइए कि क्या हुआ था। ठीक है। जैसे मैं आपको आज थोड़ा सा मैथ बताना चाहता हूँ, जो कि पुराने क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ, पहला टॉपिक है जो कि नंबर सिस्टम की तरफ से है। थोड़ा थोड़ा बताऊंगा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम का मान क्या है, तो चलो इसको देखते हैं। पहले पहला सवाल मैंने देखा, जैसे 7, 3, 4, 5, 6, इसमें बोला गया है जैसे मान चलो 4 का जातीय मान, जातीय मान और स्थानीय मान, जातीय मान और स्थानीय मान। अब इनमें क्या बताया गया कि 4 का जातीय मान बताना, स्थानीय मान बताना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 4 का जातीय मान यानी जो संख्या पूछी जाएगी वो उसका जातीय मान होती है, तो आप पहले से ध्यान में लो, जातीय मान। ठीक है। और स्थानीय मान, या इसको बोलते हैं क्या, प्लेस वैल्यू। ठीक है। और इसको बोलते हैं फीस वैल्यू या फिर अंकित मान। अब स्थानीय मान क्या होता है, जो संख्या जहां पे से होगी, जैसे पीछे से अगर मैंने देखा 1, 2, 3 नंबर पे है, तो वो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, यानी स्थानीय मान। जैसे 4 था, 4 के पीछे 2 अंक थे तो 400। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे कि इनका अंतर बताओ। अब अंतर का मतलब ये ध्यान रख लेना, अंतर का मतलब होता है माइनस। जैसे उसने बोला कि 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है आपको, तो आप क्या करोगे, अंतर का मतलब माइनस, मैंने पहले बोला है 400 में से आप क्या करोगे, 4 माइनस कर दोगे। ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 396। अगर मान लो चलो उसमें लिख के आ गया कि इनका योग कितना होगा, अब योग की बात कर दी तो 400 प्लस 4 बराबर 404। अगर इनमें पूछा जा सकता है गुणनफल क्या होगा, अब गुणनफल की बात कर दी तो वही चीज है, फिर से वही चाहिए, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौको 16 और डबल 0, हो गया काम। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। दूसरा क्या आता है, इकाई अंक। अब इकाई अंक का पूछा गया कभी क्वेश्चन, जैसे मान चलो 425 मल्टीप्लाई 245 मल्टीप्लाई 345 मल्टीप्लाई 112। अब उसने बोल दिया इसका इकाई अंक क्या हो। अब इसका इकाई अंक देखना है, तो मैंने आपको बताया लास्ट की संख्या उठा लेना है। इकाई अंक का मतलब क्या होता है, लास्ट की संख्या एक ही उठा लो, इकाई अंक समझ में आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करो 5 में, 2 5 जा 10, 10 का मल्टीप्लाई 5 में करो 50, 50 का मल्टी, अब देखो समस्या क्या है कि समस्या भारत जो भी आपको समझना, 50 का मल्टीप्लाई अगर 5 में भी कर दो तो कितना है 250, तो इसका इकाई अंक क्या हुआ है 0। बस ऐसे ही करके आपको निकाल लेना है कि इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। और क्या आ सकता है इसमें क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई दे दिया जाएगा, जैसे नंबर सिस्टम की बात हो रही है। फिर क्या आ जाएगा कि विभाज्यता का नियम पूछा जा सकता है, कौन सी संख्या 10 से विभाजित होगी, ऐसा आया भी है पहली बार, पिछली बार भी आया है। कौन सी संख्या 12 से विभाजित होगी। अब इनमें थोड़ा सा ध्यान दिमाग रखना है आपको कि अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका ध्यान रख लेना कि अगर विभाज्यता नियम आते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपने सॉल्व कर लिया, समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो सीधा सीधा डिवाइड दे दो किसमें, ऑप्शन में। ठीक है। और अगर नियम की बात की जाए तो नियम क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला 2 का नियम, अगर मैं विभाज्यता के नियम बता देता हूँ। जैसे मैंने अगर आपसे पूछा 2 का नियम, तो 2 का नियम क्या बोलता है कि इकाई, जैसे हम एक सवाल लिख लेते हैं 2 4 3 2, एक ही हमने संख्या लिख लिया। अब इसमें कहीं बोला कि इसमें क्या 2 का डिवाइड चला जाएगा, तो हमें आपको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि इकाई अंक क्या है, 2 है तो बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि हमने देखा 2 का क्या होता है मान 0 2 4 6 8, अगर इकाई अंक सम है
और ये संख्याओं में से तो 2 से डिवाइड चला ही जाएगा। ऐसे 4 का नियम होता है, अगली संख्या के 2 अंकों में क्या जाना चाहिए, 4 का डिवाइड जाना चाहिए, तो वो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। अगले 3 अंकों में अगर विभाजित हो रहा है तो 8 से विभाजित हो सकती है। ठीक है, और क्या नियम है और बता देता हूँ। इनके अलावा ये तो 2 4 8 के हो गए, अगर 3 का नियम मुझे देखना है तो इनको प्लस करना पड़ेगा, और सभी को प्लस करके जो ऐड आएगा उसमें 3 का डिवाइड आ रहा है तो पूरी तरीके कट जाएगी। यही 9 का होता है। अब 5 का क्या होता है नियम, 5 का नियम ये होता है कि 4 5, जैसे 4 5 का नियम में अगर मुझे बात की जाए तो 0 या 5, यानी इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो 5 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा नंबर सिस्टम की बात हो गई। चलो अगला टॉपिक अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ब्रीफ में, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो मैं आगे भी बनाऊंगा। इसके अलावा जैसे मैंने बोला सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। बोर्ड मास, वी बोर्ड मास से क्वेश्चन आता है, बताने की जरूरत है नहीं, मैं फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा देता हूँ। ये होता है रेखा कोष्ठक, ये होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट भी ये होते हैं 3 तरीके से। सबसे पहले ये वाला सॉल्व होता है, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ओ का मतलब होता है ऑफ, हटाएंगे तो मल्टीप्लाई आएगा। डी का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सारे नियम बाई नियम चलते आते हैं। जैसे सवाल जैसे मैंने बोल दिया कि 20 डिवाइड बाई 5, 3 30 मल्टीप्लाई 10, 20 डिवाइड बाई 10 प्लस 4, ये ऐसा कोई सवाल आ गया सॉल्व करना, तो मुझे ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा क्योंकि इसमें छोटा है, नहीं तो ये वाला सॉल्व होगा। तो 10 का डिवाइड दिया 2 बार गया, 2 प्लस 4 6 आया। अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दो आप। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, डिवाइड पहले सॉल्व हुआ, 3 बार जाए 3 6 जाए 18। ठीक है, पूरा सॉल्व हुआ 18 बचा यहाँ पे। 5 का 4 में डिवाइड दो, 5 4 जाए 24 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा 72। ऐसे सवाल आएंगे। ठीक है, वही बोर्ड मार्क्स से एक दो सवाल आपको मतलब देखने के लिए मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं अगला टॉपिक अगर मैं देखना रहा हूँ तो आपको मैं बता रहा हूँ परसेंटेज। अब परसेंटेज की भी क्या कहानी है, तो सीधा समझो परसेंट का मतलब होता है 100। अगर 100 को भी हटाते हैं तो 100% भी लगा सकते हो, आपका मर्जी। ठीक है, सबसे बड़ी कहानी यहीं पे घूमती रहती है। सवाल भी कैसे आते हैं, उन्होंने बोल दिया जो पुराने पेपर में आए हैं कि भैया 2500 का 25% क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब 2500 का परसेंट निकालना मुझे, तो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब 25% मल्टीप्लाई 25% हटाओ नीचे 100 आएगा, दो जीरो काटो, 25 का कितना हो जाएगा, 25% 625। आए हुए हैं ऐसे सवाल। और भी आया था 400 का 30%, वही चीज है, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100। जैसे मैंने काटे 2 0 4 3 12 120, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, परसेंट का भी कोई ज्यादा महत्व नहीं है, मतलब महत्व तो बहुत ज्यादा है, पर मतलब ये है कि आप इतना टफ नहीं मान सकते, इतना ज्यादा टफ सवाल पूछे गए हैं पिछले सालों में। ठीक है, उसी आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं, किसी व्यक्ति की आय 20% बढ़ा दी जाती है, फिर 20% घटा दी जाती है, तो उसको लाभ या हानि परसेंट कितने परसेंट का हुआ, ऐसे भी सवाल आए हुए हैं। जैसे मान चलो अगर आपको ऐसे सवाल मिलते तो आपको ये मान लेना कि उसकी आय 100 रुपए मान ली मैंने। ठीक है, अब 100 पे मुझे 20% बढ़ाना है, यानी 120 रुपए हो गई। अब उसने बोला है बढ़ी हुई आय में 20% घटा देना है, यानी पहले से बढ़ी हुई आय की उसमें 20% घटा दो। तो मैं क्या करूंगा, 100 में से अगर मैं 20% घटाऊं तो बचेगा क्या, 80 बटे में 100%। ये 0 12 96। अगर मैंने देखा तो 100 से मेरे पास 96 हो गए, यानी कितने रुपए का घाटा हुआ है, कितने परसेंट का हुआ है, तो 4% का घाटा हुआ है। ठीक है, ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में अब मैं अगला टॉपिक अगर बताऊं तो थोड़ा थोड़ा सा ये ब्रीफ है, आप थोड़ा देख लोगे तो आपको थोड़ा दिमाग में रहेगा। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। अगला जैसे टॉपिक था टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ऐसे सवाल आए। तो सीधे अगर ऐसे सवाल आते हैं तो ए और बी दोनों अलग रख दो। ए का 1 दिन का काम 1/10, बी का 1 दिन का 1/15। अब ए प्लस बी बोला तो जोड़ दो। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो 10 या 30, 15 दूनी 30। ठीक है, इनको ऐड करो, 5/30 कट दोगे, 30/5 काट दोगे, तो कितना आएगा, 6 दिन में दोनों आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिले हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को
किसी कार्ड को 20 दिन में, ठीक है, उसने बोला बी अकेला उसी कार्ड को 30 दिन में, ऐसे भी आए, ठीक है। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, ये भी सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे। अगर मैंने बोला ए प्लस बी की बात करें, ए और बी, तो ए प्लस बी माइनस इसमें से अगर मैं बी को घटा दूंगा तो मुझे ए का मान मिल जाएगा, सीधी सी बात है। जैसे अगर मैं बात करूं ए प्लस बी का मान कितना था, तो 1/20। अगर मैंने देखा बी का मान कितना था, तो 1/30, इनका एलसीएम मैंने लिया, तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो 20×60, 30 दूनी 60, यानी 1/60 मिलते, तो 60/1, यानी सीधा 60 आंसर मेरे पास है। तो यानी ये अकेला कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। तो ये 2-3 तरीके के सवाल है, टाइम वर्क से ज्यादा से ज्यादा बार अभी तक पूछे गए उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। इसके अलावा चलते हैं आगे, अगला टॉपिक। ठीक है, जैसे मैंने देखा है कि लाभ हानि से क्वेश्चन आए हैं। अब लाभ हानि से क्वेश्चन भी सीधे आए हैं, कैसे आए, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने देखा था लॉस प्रॉफिट से, कि राधा ने एक मोबाइल 1200 में खरीदा और 1500 में बेच दिया, ठीक है। तो लाभ या हानि परसेंट बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन आए, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, अगर मैं बात करूं क्रय मूल्य या सीपी की, तो क्रय मूल्य मेरा कितना है, 1200 रुपए, ध्यान रखना इस चीज को। और विक्रय मैंने कितने में किया, 1500 रुपए में। तो दोनों का अंतर कितना रुपए हो रहा है, 300 रुपए। तो ये मेरा, अगर मैं बताऊं कि मैं अगर कोई चीज कम रुपए की खरीदूं और ज्यादा की बेचूं, तो मुझे लाभ या हानि क्या होगा, वो तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा। भैया 1200 में खरीदी, 1500 बेची, तो लाभ हो रहा है कितने रुपए का, हो रहा है 300 रुपए का। तो लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि लाभ बटे में क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ध्यान रखना इन चीजों को। अगर यहाँ पर मान के चलो हानि भी होती, तो क्रय मूल्य नहीं चेंज होगा, क्रय मूल्य नीचे ही आएगा बटे में, ठीक है। तो मैं अभी लाभ हुआ था 300, क्रय मूल्य कितना है 1200 मल्टीप्लाई 100, 3 चौको 1200, 4 से 25%, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्रय मूल्य में। कभी कभी ऐसे भी आ सकता है कि एक व्यक्ति ने 1200 रुपए में कोई चीज खरीदी, 300 रुपए उसने लाने में खर्च कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, और उसने 2000 रुपए की बेच दी, तो लाभ यानी परसेंट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाते तो उसका आप समझ सकते हो कि जैसे मैंने अगर बोला 1200 मैंने खरीदी, 300 रुपए मैंने लाने में खर्च कर दिया, यानी अगर देखा जाए तो 1200, 300, 1500, यानी मुझे वो चीज कितने रुपए का क्रय मूल्य हुआ मेरे लाने में, 1500 रुपए का, ठीक है। बेची कितने में, 2000 में, यानी क्रय मूल्य 1500, विक्रय मूल्य 2000। तो आप समझ में आ गया होगा आप कैसे सॉल्व करना है, इसका बताने की जरूरत है नहीं मुझे, ठीक है। अगला टॉपिक अगर मैं दिखता हूं तो साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज। मैं पुराने पेपर के आधार पे ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है, तो मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ क्या है, ठीक है। साधारण ब्याज, अगर मैं आपसे बोलूँ साधारण ब्याज की बात करूँ, तो साधारण ब्याज में क्वेश्चन आए हुए हैं कैसे। पहला क्वेश्चन आया है, राम राम ने, मान चलो राम ने 10,000 रुपए बैंक से उधार लिए 5% 2 वर्ष के लिए। तो साधारण ब्याज क्या हुआ, साधारण ब्याज का फॉर्मूला पूछा, साधारण ब्याज क्या हुआ, तो सीधा हमें पता है, साधारण ब्याज का हमें पता है फॉर्मूला क्या है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। ये तो हमें पता है सीधा सीधा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमने देखा 10,000, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, कोई वो नहीं बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, सीधा सीधा बता रहा हूँ। अगर हमने देखा तो कितने रुपए का साधारण ब्याज हो गया हमारे पास, 1,000। अब कहीं ये बोले कि भैया कितना रुपए वापस करेगा, गलमान में साढ़े ब्याज ही नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता कि कितने रुपए वापस करेगा वो 2 वर्ष बाद। तो आपको कुछ नहीं, साधारण ब्याज जो आएगा वो आपको 10,000 में जोड़ देना है, यानी 11,000 रुपए वापस करेगा मुझे, यानी मिश्र धन पूछा जा रहा है उसमें नॉर्मली, ठीक है। अब जैसे कभी कभी दिया गया कि भैया दर ही नहीं दी है इसमें, ऐसे इस वाले सवाल को मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ। जैसे मैं बोलता भैया इसमें दर नहीं दी गई है, अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि दर बताना है, तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, ये ध्यान रख लेना, साधारण ब्याज हमेशा ऊपर आएगा
मल्टीप्लाई 100 बटे में मूलधन इंटू समय। 60 ब्याज हमने देखा था, सवाल 60 ब्याज निकाला था, तो ये 60 ब्याज मेरे पास सही पड़े से। 60 ब्याज कितना है 1000, ठीक है 100, और मूलधन कितना था 10,000, और समय कितना है 2 वर्ष। अब काट के देखो, 2 जीरो 2 जीरो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, अब 2 से काटो, यानी 5%। देखो आगे लौट गए। अब ऐसे ही समय का फॉर्मूला, समय दर की जगह पे समय लगा दो, ये दर समय के अंदर पहुंच जाएगा, समय बाहर आ जाएगा, ठीक है। जो मूलधन भी लिखा हो सकते हो, सारे सवाल एक ही फॉर्मूला से बना सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको आज क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपने जो पढ़ा है उससे ही पेपर आने वाला है, ठीक है। आपने दिमाग के ऊपर काबू करके रखना है और अपने हिसाब से पेपर को देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।